नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल इंडिया को दे दिया है 15 दिनों का अल्टीमेटम और कह दिया कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं है। दरअसल कोयला रॉयल्टी के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर के केंद्र सरकार के इनकार के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दे दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। और आपको बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोयला भी हमारा है और जमीन भी हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं है। और आपको बताते चले कि सुप्रियो भट्टाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में भी हमने औकात बताई है, अब राजमहल से लेकर के राजधनवार तक एक ढेला कोयला भी राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और भाजपा के नेता गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह झारखंड के लोगों का पैसा है। और उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया के अधिकारी भी इसे सुन ले, यह पैसा आपका नहीं है, हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं, पहले बकाया देंगे तभी खदान के फावड़ा चलेगा। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि सारे गूंगे और बहरे हो गए हैं, पूरा का पूरा विस्थापन का दंश और पर्यावरण का नुकसान झारखंड झेले, हमारे जंगल काटे गए, कई बीमारियां हुई, राज्य सरकार ने बता दिया कि किस मदद के कितना पैसा बकाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में भी सारा ब्यौरा दे दिया है, इन्हें नाटक नहीं करना चाहिए। झारखंड से और एक बड़ी खबर मैया सम्मान योजना को लेकर के आ रही है, जहां सभी महिलाएं इंतजार अब खत्म करने को है। महिलाएं नाराज हो रही हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि 2500 जो वादे किए गए थे अब तक उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। ये बात 11 तारीख को आने की थी, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। इसी बीच अब कब मिलेगी लंबित मैया सम्मान योजना की राशि, इसको लेकर के भी नई अपडेट आ गई है। अकाउंट में आएगी अब खटाखट मैया सम्मान योजना के पैसे। दरअसल मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सम्मान राशि मुहैया कराने के लिए हेमंत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार के निर्णय के तहत इस योजना के लाभुकों को दिसंबर महीने से बढ़ी हुई राशि 2,500 हर महीने देनी है, मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इस पर विपक्ष के सवाल तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार दोहरा रही है कि हेमंत सरकार अपने वादे को जरूर पूरा करेगी। और इसी बीच मैया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि के भुगतान के लिए सरकार पर भारी भरकम वित्त भार पड़ने वाला है, जिसे पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन ने अनुपूरक बजट का भी सहारा लिया है। पिछले दिनों सदन में सरकार के द्वारा ऐसी सोच के साथ चालू वित्त वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया, जिस पर सदन की मंजूरी के बाद राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर से पहले राज्य सरकार महिलाओं को सौगात के रूप में बढ़ी हुई राशि प्रदान कर सकती है। अब तो मैया योजना के तहत लाभुकों की संख्या 64,62,000 है, जिसमें से 53,65,345 लाभुकों को सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार ने मैया योजना के तहत प्रत्येक महीने की 11 तारीख को सम्मान राशि देने की भी बहुत बड़ी घोषणा रखी है, मगर दिसंबर महीने में अब तक राशि नहीं मिलने पर इस पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधाभासी निर्णय से यह सरकार खुद घिर चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिव पूजन पाठक कहते हैं कि एक तरफ सरकार सम्मान राशि बढ़ाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व में दिए गए पैसे को महिलाओं से वापस लेने की बात कही जा रही है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निर्मला सीतारमण के सामने भी अब उठ गई है आवाज। केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए दे। दरअसल केंद्र पर कोयला रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया की मांग राजस्थान के जैसलमेर में भी गूंजी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रमुखता से इस मांग को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बकाया की राशि प्रदान करे। और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 5 वर्ष तक राज्य को विशेष
केंद्रीय सहायता प्रदान की जाए। इस मद में मिलने वाला अनुदान बंद हो चुका है। इस राशि से नक्सल प्रभावित जिलों के विकास का कार्य होता है। उन्होंने राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए रांची पटना और रांची कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का पर भी बल दिया। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य के संपूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार के पास बहुआयाम योजना के साथ साथ दूरदर्शिता भी है। विकास के उद्देश्य को राज्य अपने आय के आंतरिक स्रोतों से पूरा करने में असमर्थ है। और जनजाति बाहुल्य राज्य के सर्वांगीण विकास में भारत सरकार का आर्थिक सहयोग आवश्यक है। केंद्र सरकार वॉच कोल रॉयल्टी का 2,900 करोड़, कॉमन कॉस्ट का 32,000 करोड़ तथा भूमि मुआवजा मद में 1,01,142 करोड़ रुपए यानी कि कुल 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि झारखंड को उपलब्ध कराए। और आपको बताते चले कि वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में राधाकृष्ण किशोर ने सिलेवार तरीके से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड की गोद में अमीरी तो है परंतु इसकी कोख में गरीबी है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,05,274 रुपए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 5 के अनुसार राज्य की लगभग 65% महिला रक्त की कमी से ग्रसित है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में छाए रहेंगे आज घना कोहरा और 18 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आईएमडी ने 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। दरअसल झारखंड के देवघर, धनबाद समेत 18 जिलों में घने कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। वहीं 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया सकता है और हाड़ कपाने वाली ठंड भी पड़ेगी। इसके बाद मुख्यतः मौसम साफ रहेगा और झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अगले 4 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और आज से 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। और रांची और इसके नजदीकी के इलाके में मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध, उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। और आपको बताते चले कि झारखंड के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज, वहीं मध्य यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ और दक्षिणी इलाके यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा भागों में आज और कल सुबह से ही घना कोहरा देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड में अब जल्द दूर होगी बालू की किल्लत। 58 घाटों पर मिली खनन को मंजूरी, सुडिल्स में काम भी शुरू। दरअसल झारखंड में धीरे धीरे बालू घाटों के संचालन का मार्ग खुलता ही जा रहा है। जैसे जैसे घाटों से उत्पादन शुरू होगा, प्रदेश में बालू की उपलब्धता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कीमतों में भी कमी आएगी। SCIAA की बैठक में लोहरदगा में 4, गढ़वा में 2 और रांची में 1 घाट के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के बाद खनन की प्रक्रिया और कार्य योजना तैयार की जाएगी और झारखंड में अब से 58 घाटों से बालू का व्यावसायिक खनन शुरू हो जाएगा। सभी बालू घाट झारखंड राज्य खनिज विकास पदाधिकारी के तहत संचालित होंगे। और आपको बताते चले कि स्वीकृत घाटों से संबंधित कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर खनन कार्य शुरू किया जाएगा। रांची के सुडील घाट से उत्खनन शुरू हो चुका है। 4 हेक्टेयर में फैले इस घाट का ठेका अंजल अंसारी को कुछ दिनों पूर्व ही मिला है और आने वाले 1 से 2 दिनों में खूंटी स्थित एक और बालू घाट से उत्खनन कार्य शुरू हो जाएगा। इससे रांची में बालू की किल्लत दूर हो जाएगी। पहले से ही रांची में 3 घाट बालू हो चुके हैं। अब तक पूरे राज्य में 57 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। लातेहार में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर बहुत गंभीर और रिम्स रेफर कर दिए गए हैं। यात्रियों को आई हल्की चोटें। दरअसल लातेहार में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में टक्कर, जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में बस का ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 9 यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों को हल्की चोटें लगी है। और आपको बताते चले कि हादसा सदर थाना क्षेत्र के उदयपुर के पास NH 39 पर सड़क बस और ट्रक के बीच आमने सामने हुई है। यात्रियों ने बताया कि पंपी बस लातेहार से हजारीबाग जा रही थी, जबकि ट्रक रांची से पलामू की ओर आ रहा था। इसी बीच उदयपुर के पास यह हादसा हो गया और बस में बैठे यात्री देवलाल राम ने बताया कि ट्रक और बस के चालकों द्वारा तत्परता दिखाई जाती तो दुर्घटना टल सकती थी। उन्होंने बताया कि बस 12 से 15 यात्री बैठे थे। इस दुर्घटना में ट्रक चालक पूरी तरह सुरक्षित है।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में गेहूं की खेती से होगा अब डबल मुनाफा, खिलेगा किसानों का चेहरा। दरअसल कृषि विभाग गेहूं की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। धान कटने के बाद कृषकों ने जिले भर में गेहूं की खेती शुरू कर दी है। इस बार खेतों में नमी के कारण गेहूं की अच्छी पैदावार होने की संभावना है। वातावरण अनुकूल रहने के कारण किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा जिले भर के करीब 1000 किसानों के बीच 499 कुंटल गेहूं का बीज वितरण कर चुका है और जिले के किसानों ने सुविधानुसार खेती भी शुरू कर दी है। इस समय खेतों में गेहूं का बीज बुआई का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने 50% अनुदान पर किसानों को गेहूं का बीज उपलब्ध कराया है। किसान मधु सरकार ने बताया कि इस बार खेतों में नमी है, इसीलिए अच्छी पैदावार होने की संभावना है और जिले में 9000 हेक्टेयर में गेहूं की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके एवज में किसानों ने अब तक 3359 हेक्टेयर में गेहूं की खेती शुरू की है और पाकुड़ व महेशपुर प्रखंड के गेहूं खेती का लक्ष्य अधिक है। इन प्रखंडों के किसानों ने गेहूं खेती में कम दिलचस्पी दिख रही है। कृषि विभाग के अनुसार धान कटनी कार्य पूर्ण होने के बाद गेहूं खेती में तेजी आएगी। अफीम की खेती नहीं होगी अब एक जरा भी बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम, सरकार ने दे दिए हैं कड़े से कड़े आदेश। दरअसल झारखंड में अब अफीम की खेती रोकने के लिए सरकार सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां पर इसकी खेती हुई है वह पूरी तरह से नष्ट किए गए हैं या नहीं, इसके लिए जो भी प्रारंभिक कार्यवाही करनी है वह करे। उक्त निर्देश गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चतरा में कई जिलों के अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिया। अफीम की खेती और तस्करी से प्रभावित जिलों में दर्ज सभी कांड की समीक्षा करते हुए गृह सचिव ने जिलों के एसपी को निर्देश दे दिया है कि जहां भी अफीम की खेत तैयार किए गए हैं प्रारंभिक अवस्था में ही उसे नष्ट करे। ग्रामीणों को जागरूक कर अफीम की खेती नहीं करने के लिए प्रेरित करे। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अफीम से अंकुश संपत्ति अर्जित करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जो बड़ी मछली है जो ऐसे काम करवाते हैं उसे पकड़ा जाना चाहिए।